हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम फिर से आए हैं लेखपाल की क्लास के लिए, और लेखपाल में हम लोग करने वाले हैं आज मैथ्स में अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं वो सेंड कर दिए हैं आपको, और अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके पहले कुछ चीज़ें हैं जो बतानी है आपको। तो आपको मैं बताना यहाँ पे ये चाह रही हूँ फिलहाल कि जैसे मान लो अलजेब्रा को जब समझना है, पहले तो एक फॉर्मूला आपको मैं देना चाहती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, इसमें पहले तो ये जान लो कि अगर कोई समीकरण दिया है, मान लो, है ना, मान लो कोई समीकरण दिया हुआ है, और समीकरण क्या है आपका, जो पहला समीकरण है वो है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसे ध्यान रखना, याद कर लेना एक तरीके से, ठीक है। और एक समीकरण और दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या है, x y क्या है, यहाँ पे चर राशियाँ हैं। ये क्या होता है, इसका कोफिशिएंट होता है। जैसे a1 a2 x का कोफिशिएंट है ना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 9x प्लस 10y, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 9 है, y का कोफिशिएंट क्या है, 10 है, ठीक है। यही तरीका होता है ना समझने का। तो अगर पहली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इस तरह का बने तो ये क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये चीज़ समझना, एग्जाम में पूछ सकता है, और ये ज़रूर से आपको 1-2 नंबर ज़रूर से आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अद्वितीय हल होगा कैसे, जैसे मान लो एक समीकरण है 9x प्लस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और एक आपका है जो कि है आपका 10x प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब a1 क्या है, यही ना फॉर्मूला है, ये वाला यही हमको यहाँ फॉलो कराना है। a1 क्या है, 9, ये वाला a1 है। a2 क्या है, 10 इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है, यहाँ 10 है, और b2 क्या है, यहाँ 9 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, मतलब नहीं है ना भाई। देखो ये 9/10 है, ये 10/9 है, यानी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हल जो होगा वो हमेशा अद्वितीय होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, अगर a1 अपॉन a2 जो कोफिशिएंट्स है उन्हीं की बात हो रही है, अब एक बार बता दिया है तो बार बार नहीं, है ना, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तब भी नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेगा, फिर से बताया जाएगा। अगर तीनों इक्वल है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो ये होगा क्या, ये अनंत हल होगा, ठीक है। इसका हल अनंत होगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। थर्ड वाला इसमें देख लो, अगर जो है आपका a1 अपॉन a2 हो जो कि इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, तब जो कंडीशन बनेगी इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। और ये इस तरह से आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। हल कब होगा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो हल होगा, ठीक है ना, ये वाला हो। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो तो अनंत हल होगा, यानी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है ही, लेकिन अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। ये आपको एकदम याद रखना है, इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूँगी, सेंड कर दूँगी। लेकिन अभी जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं आपको वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये चीज़ें आप याद करें। हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज कुछ क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन कराने के पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, है ना, जिसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले एक बार देख लो, क्योंकि सारी चीज़ें फिर एक ही बार कराऊंगी। द्विघात समीकरण जो है होता क्या, कोई ऐसा समीकरण जिसका प्रारूप कुछ इस तरह से हो, जिसकी पावर जो है 2 हो, ठीक है। 2 पावर है तो आपका द्विघात समीकरण होता है कुछ इस तरह से। देखो, ax² है प्लस bx प्लस c, अगर यहीं पे पावर 2 की जगह 3 हो जाता ना तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। अब यहाँ पे a b c क्या है,
जो ए बी सी है ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये जो संख्याएं हैं ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, इसको पता है आपको। ठीक है, तथा जो कंडीशन जो आपकी है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला ए अगर आप 0 कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। लेकिन द्विघात समीकरण होने के लिए x के पावर 2 होना जरूरी है, तभी, यानी कि 2 की घात होना जरूरी है, तभी वो द्विघात समीकरण होता है। समझ में आया? इसमें एक विविक्त कर भी होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, विविक्त कर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये इस नाम से शायद बहुत सारे लोग नहीं परिचित होंगे, लेकिन इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डी से, यानी कैपिटल टी से। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले तो अगर कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और अगर समीकरण का जो मूल है, ठीक है, मूल जो है, रूट्स जो हैं वो अल्फा तथा बीटा हों, तो हम निकालते कैसे हैं वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हर जगह ये यूज़ होगा। और बीटा कैसे निकालते हैं, माइनस बी, बस यहाँ पे जो प्लस है ना वही माइनस हो जाता है यहाँ पे, जैसे निकालते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, ठीक वैसे ही। ठीक है, अपॉन 2a। ठीक है, अब जो आपका ये डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका क्या रोल है ये भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे द्विघात समीकरण में ये अगर d क्या होना चाहिए तो क्या वैल्यू आएगी, तो जो आपका d है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका होता है d। अब इस d में हम इसके 3 पार्ट बनाएंगे, यानी कि d का मान, ठीक है, यहाँ से जो इसके मूल होंगे यानी अल्फ़ा बीटा, मूलों की प्रकृति कि वो किस तरह के होंगे, और एक आपका होगा मूल। इन सभी का यूज़ करेंगे हम लोग। पहला है अगर d का मान 0 से बड़ा हो, यानी d जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है, तथा एक पूर्ण वर्ग हो, ये पहला है, एक पूर्ण वर्ग हो। अगर d 0 से बड़ा हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो, तो जो मूलों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, परिमेय तथा असमान मूल होंगे, है ना। मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। और मूल निकालने का तरीका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ध्यान रखना। सेकंड, अगर d जो है आपका वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है, तथा पूर्ण वर्ग नहीं हो, है ना, पूर्ण वर्ग नहीं हो, तो बस ये परिमेय की जगह अपरिमेय हो जाएंगे तथा असमान हो जाएंगे। लेकिन जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, सेम ही रहेंगे। थर्ड, अगर d आपका है इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या होंगे, परिमेय तथा समान। ठीक है, परिमेय तथा समान इसकी प्रकृति हो जाएगी मूलों की। और जो इसका जो आपका मूल होगा वो क्या हो जाएगा, हर प्रत्येक जो होगा माइनस बी अपॉन 2a होगा, यानी अल्फा भी और बीटा भी जो भी है आपका प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक मूल जो है माइनस बी अपॉन 2a होगा। इन केस अगर d जो है छोटा हो जाएगा 0 से, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको सभी चीज़ों को, यानी इस चारों पॉइंट को आपको देख लेना है, एकदम रट लेना है बढ़िया से, ताकि आपको अगर मूल डायरेक्टली निकालने को पूछती है तो पता हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर d बड़ा है 0 के, एक पूर्ण वर्ग है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, तब भी हम इसी तरह से रूट निकालेंगे। d अगर बराबर है तो प्रत्येक माइनस बी अपॉन 2a होगा, अगर छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन सारे वही कराए जाएंगे जो महत्वपूर्ण हो, फॉर्मूले बेस्ड हो और पूछे जा सके, है ना। समीकरण ज्ञात करना है जिसका मूल दिया हुआ है 1/2 और 1/3, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, द्विघात समीकरण का फॉर्म है सारा। ठीक है,
द्विघात समीकरण कैसे है, सभी के पावर देखिए 2 है, आपको दिख रहा हो। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, याद कर लेना फॉर्मूला समझ करके, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए कि आपको समीकरण का मूल दिया हुआ है, आपको समीकरण ज्ञात करना है, उस समय आपको समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, और एक्स तो आपका रहेगा ही, प्लस मूलों का गुणनफल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका फॉर्मूला है, जब भी आपको पूछे कि समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बस एकदम रट लेना इसको, इसके बिना कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। ये फॉर्मूला है। अब देखो मूल क्या है, 1/2 और 1/3, यानी कि अगर 1/2 यानी 2 ही मूल होते हैं ना, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा 1/2 दिया हुआ है, बीटा दिया है 1/3, यानी कि जो फॉर्मूला है क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यही तो कह रहा है। एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ वैल्यू रखेंगे और इक्वेशन सामने आ जाएगा, यानी समीकरण एक्स स्क्वायर अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/3, और एक्स ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1/3। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये होगा 5/6, ठीक है। एक्स सॉल्व कर लिया है एलसीएम लेके, और ये 1/6। अब देखो इतना आने के बाद ये चेक कर लो कि कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर 6 और इधर जाएगा तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 जो है एक समीकरण बनेगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से जो पहला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और जब भी पूछा जाए कि समीकरण ज्ञात करिए, मूल दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूले से लगेगा। द्विघात समीकरण की बात की जा रही है जब घात 2 हो, ठीक है, देख लीजिए घात जब 2 हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि अगर कोई समीकरण दिया है, देखो 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81 के मूल बराबर हो तो k का मान कितना होगा, यानी यहाँ से आपको k का मान बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, प्लस माइनस में ऑप्शन है सभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो भी ऑप्शन होगा वो मालूम चल जाएगा। तो देखो अगर ये जो इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 81, ये इक्वेशन है कैसा, द्विघात समीकरण है कि घात 2 है। अगर हम लोग इसकी तुलना जो है ना, इसकी तुलना अगर हम अपने द्विघात समीकरण से करें, जो कि होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो ax स्क्वायर और 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले का हम तुलना करें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, ठीक है। अब देखो bx और यहाँ kx, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस k, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, ठीक। और c की वैल्यू यहाँ से होगी तुलना करने पर 81। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस k स्क्वायर माइनस 4, a 9 है और c है 81। k का स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ तो k स्क्वायर माइनस, अब इसका हमको मल्टीप्लाई करना है 36 इंटू 81, ये होता है आपका 2916, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है d की, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बराबर है, और जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया है उसमें ये लिखाया है कि जब मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर तभी होंगे जब d की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। चेक कर लीजिएगा, तो मूल बराबर तभी होंगे जब d की वैल्यू 0 हो जाए। तो जो d की वैल्यू है यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, d की वैल्यू 0 मतलब कि k स्क्वायर माइनस 2916 ये हो गया 0। तो यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू 2916, और ये 2916 स्क्वायर होता किसका है, ये होता है आपका 54 का स्क्वायर। ऐसे भी चेक हो जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा है तो 4 4 का 16 होता है, इसी में होगा। यहाँ पे देखो लास्ट में 4 आएगा, यहाँ पे लास्ट में 9 आएगा और यहाँ पे लास्ट में 1 आएगा, तो सीधे सीधे ये हो गया प्लस माइनस 54, जो कि k की वैल्यू हो गई यहाँ से प्लस माइनस 54, और ऑप्शन नंबर 4 यानी d यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी पूछे k का मान निकालने को, तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करके यहाँ से k का मान निकाला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिंपल सिंप्लीफिकेशन की तरह से है। यहाँ पे देखो x यदि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली इसे हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले 5 का मल्टीप्लाई करा तो 5x स्क्वायर माइनस 5 आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ, ये हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक तरफ करेंगे तो ये हो गया आपका 4 और ये माइनस 5 इधर आएगा तो ये प्लस 5, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब 9 को जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 3। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो हो जाएगी प्लस माइनस 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर कोई समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मूल दिया गया है अल्फ़ा बीटा, तो पूछा गया है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो चूँकि बहुत आसान है, हमने देखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा और बीटा ये जो रूट्स होते हैं ना इसके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इसका योगफल, और अल्फ़ा बीटा गुणनफल। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा मालूम चल जाए तो हम इसे निकाल सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा करके। तो करेंगे कैसे यहाँ पे, चूँकि मूल हमें पता है इस इक्वेशन का जो मूल है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो जो मूलों का योगफल होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे बोलते हैं मूलों का योगफल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी याद करना है, हर कंडीशन में सेम होता है, ये होता है -b/a। और जो मूलों का गुणनफल होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। b/a क्या है, b मतलब हो गया, अगर इसे हम अपने जो द्विघात समीकरण से कंपेयर करें जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ से जो ये b है ये वाला b होता है यहाँ पे -b, और a होता है ये वाला, यानी कि अगर इस इक्वेशन में हम -b/a निकालें तो -b कितना है 5 और a कितना है 3, यानी कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है ये वाला, और a क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। गुणनफल निकालें तो क्या होगा, c/a। c क्या है, -7 है, a क्या है 3 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा पता चल चुका है, तो हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज़, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो हमें यही निकालना है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सॉल्व अगर करना चाहा जाए तो ये हो गया एलसीएम अल्फ़ा बीटा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा आपका बीटा प्लस अल्फ़ा, अगर उसे बीटा प्लस अल्फ़ा लिख लो या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ से, ये देखो मूलों का योगफल कितना मिला है, -5/3, और अल्फ़ा बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना मिला है, -7/3। सॉल्व करिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5/3 इंटू 3/7 यानी 3 कट गया, तो यहाँ से जो आंसर आया वो आ गया है 5/7। और 5/7 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यहाँ पे, तो यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मूलों का योगफल जब भी निकालना हो तो निकालेंगे -b/a से, गुणनफल निकालना हो तो निकालेंगे c/a से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एकदम वैसा ही है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल जो है अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि आपको मूल निकालना पड़ेगा। ऑप्शन देख के लग रहा है कि थोड़ा कैलकुलेटिव होने वाला है ये, लेकिन तरीका वही है, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखो, अगर इसे हम मूल की तरह देखें तो ये होगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। देख लो, a की वैल्यू 3 है, b की 8 है और c की 2 है, एकदम क्लियर बन रहा है ये, ठीक है। अब देखो मूलों का योगफल निकाल लो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और गुणनफल निकाल लो अल्फ़ा बीटा, है ना। अब या तो ऐसे निकाल लो या तो यहाँ से निकाल लो, जैसे भी निकालो। तो मूलों का योगफल निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है आपका -b/a। तो माइनस तो है ही, b क्या है यहाँ पे देखो 8 है और a क्या है 3 है। अब गुणनफल निकाल लो अल्फ़ा बीटा, ये होता है c/a, तो c यहाँ पे 2 है और a क्या है 3 है, तो यहाँ से वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो
इसको निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, तो अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब निकालने के लिए एक फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। ये किस तरह से लिखा गया है, ये लिखा गया है कुछ इस तरह से। यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल क्यूब होता है वो होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इन द ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अगर यहाँ से अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना हो तो ये पूरा इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे माइनस के साथ, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है देखो 1 लाइन में। ये बस समझाने के लिए किया गया था। अब सारी वैल्यूज़ को पुट कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी -8/3। इसका करना है क्यूब -3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2/3 है और अल्फ़ा प्लस बीटा -8/3। अब करना है सॉल्व। -8 का क्यूब करना है, तो चूँकि क्यूब है माइनस के साथ रहेगा। 8 का क्यूब होता है 512 और 3 का होता है 27 और ये माइनस के साथ चलेगा। ये देखो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 नहीं भाई, नीचे 3 है। ये हो गया आपका प्लस 16/3। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम लेने पे तो देखो ये 27 ही आएगा और ये -512 ही रहेगा। पर ये वाला जो है 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 × 9 और ये हो जाएगा 144। सॉल्व करने पे नीचे 27 आपका आ ही रहा है। ये आ जाएगा -368/27 और 368/27 दो ऑप्शन में है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो चूंकि माइनस लगा हुआ है, बड़ा है साइन, तो यहाँ पे -368/27 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से सी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा, -368/27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, खास करके अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। ठीक है, x + 1/x की वैल्यू 3 है तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू बतानी है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये। तो करते क्या है, देखो x² + 1/x², ये किस में आता है, एक फॉर्मूला होता है x प्लस, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ये देखो x + 1/x, इसकी वैल्यू हमें पता है ना यहाँ से 3। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, ये फॉर्मूला बनता है a² + b² + 2ab, यानी 2a कितना है, x है ना, इंटू b कितना है, 1/x है। ये x कट गया तो जो फॉर्मूला बनेगा x² + 1/x² + 2। ये कैसे हमने लगाया है, a + b का होल स्क्वायर लगाया है, जिसकी वैल्यू होती है a² + b² + 2ab। यही चीज़ यहाँ फॉलो कराई है। ठीक है, अब देखो यही चीज़ हमें बतानी है ना, x² + 1/x², यानी ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, इसको बताना है। तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लो, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 और ये x² + 1/x²। ठीक है, अब चलो x + 1/x की वैल्यू पता है कितनी है, 3 है, यानी 3 का स्क्वायर -2 = x² + 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x² + 1/x का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, 9 - 2 = 7। और आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है आपका, 7 ही दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जो है एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग इस तरह से ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए उसी तरह का है, बस थोड़ा सा टाइप इसका चेंज है ना। यहाँ पे आपको देखो x³ + 1/x³ की वैल्यू दी हुई है 52। निकालना है x + 1/x, क्योंकि x + 1/x निकालना है, लेकिन तो फॉर्मूला भी आपका a + b का होल क्यूब का होता है। यानी कि अगर यहाँ पे इसे a मान लें और यहाँ इसे हम मान लें b, तो ये a + b का होल क्यूब होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो a + b का होल क्यूब, फॉर्मूला होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab। a कितना है, x है, b कितना है, 1/x है, इन द ब्रैकेट a + b। यही फॉर्मूला होता है। x यहाँ से कट गया तो जो बचा आपका x³ + 1/x³ + 3 और ये आपका x + 1/x।
अब देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू तो पता है 52, है ना, इसकी वैल्यू पता है, यानी कि x प्लस 1/x का जो होल क्यूब है, और ये वाली वैल्यू को इधर ले आओ माइनस के साथ 3x प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू पता है हमें इस वाले की, कितनी है 52। ठीक है, अब तरीका इसको करने का क्या है, यहाँ देखो, अगर हम मान लें कि x प्लस 1/x क्या है, ये आपका y है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, ये हमने माना है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, y³ माइनस 3y इज इक्वल टू 52, यही बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जब y³ माइनस 3y माइनस 52 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो या तो तरीका है कई तरह से सॉल्व करने का, या तो y की वैल्यू एक बार कुछ रख के देख लो, यहाँ पे सेटिस्फाई करा लेते हैं हम लोग एक बार, है ना, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर रख लें और रख के देखें, अगर सेटिस्फाई कर जाती है ये वैल्यू, है ना, तो क्या रखें y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ देखो, जैसे मान लो 2 रखते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो 8 माइनस 6 सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना। अब अगर y की वैल्यू हम लोग यहाँ 4 रख लेते हैं, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 4 रखते हैं, तो क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 52, तो ये कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस 12 इज इक्वल टू 52, यानी ये हो गया आपका 52 इज इक्वल टू 52। यानी जब y की वैल्यू 4 होगी तब ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 4, यानी y हमने क्या सपोज किया था x प्लस 1/x को, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी 4 होगी यहाँ से, जो कि आपका आंसर है। और आपका ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से बन रहा है, यानी कि यहाँ से इसका आंसर जो होगा बी होगा, यानी कि 4। इस k का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। ठीक, तो पूछ रहा है k का मान क्या होगा, तो गुणनखंड का मतलब होता है कि ये जो आपका x माइनस 1 है इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो है जो 1 आ रही है, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो ये इसको जो है सेटिस्फाई कर देगा, यानी 0 कर देगा। तो रख लेते हैं x³ माइनस k इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 है, यानी 1 का क्यूब माइनस k इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस k इज इक्वल टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम सही है। यानी कि जब भी गुणनखंड दिया हो उसका मतलब होता है कि इस वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर कर दें, और जो वैल्यू आ रही है जैसे 1, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे हमारे जो समीकरण है उसमें क्या हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 इसकी वैल्यू a प्लस बी √15 है, तो बताना है a और b का मान क्या होगा। इस तरह की वैल्यू जब भी दी हुई हो तो इसमें हमें करना होता है परमेकरण, यानी कि √5 अपॉन √3, और ये √5 ये माइनस √3 है, शायद मैंने अपॉन बोल दिया है, ये प्लस है। तो इस तरह की वैल्यू जब भी हो तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है यानी जो हर होता है, इसका जो हम लोग है साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह। ये आपका हो गया √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हुआ √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसके बाद से यहाँ से करेंगे नेक्स्ट हम लोग, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट रुक जाओ। चलो, ये आपका √3 और ये आपका √3, ठीक है, और ये यहाँ से जो है हम लोग अब यहाँ से करेंगे तो ये आपका हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ab मतलब 5 3 जा 15, और ये बैठ रहा है a स्क्वायर यानी 5 माइनस 3, तो ये हो गया है 8 प्लस 2 √15 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये √15। अब इसका हम लोग को तुलना करना है किससे, a प्लस बी √15 से। तो a की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4, ये देखो, प्लस b की वैल्यू क्या हो गई
15 वाले को 15 वाले से करेंगे, तो ये b यहाँ है और यहाँ क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया 1। तो यहाँ से जो आंसर आएगा a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 1, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है जिसे हल करना है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ऑप्शनल देख सकते हैं। देखो जब भी द्विघात समीकरण को हल करने का बात आता है ना, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 हमें करना क्या होता है कि ये जो फॉर्म होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हम इसे a और c को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसे हमें इस तरह से ब्रेक करना होता है कि ये बीच वाला वैल्यू या तो जोड़ने पे या घटाने पे मिले। जैसे यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 24 करो, साइन को भी ध्यान रखना है, यानी माइनस 24 मल्टीप्लाई करने पर। अब हमें दो नंबर्स को जोड़ने पर या घटाने पर 5 लाना है, वो भी प्लस के साथ, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन भी माइनस 24 होना चाहिए। ये किस कंडीशन में हो सकता है, तो देखो 6 4 या 24 होता है, लेकिन 6 और 4 को ना तो प्लस करने पर 5 आ रहा है ना तो माइनस करने पर 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब 24 कैसे होता है, 8 3 या 24 होता है, तो 8 और 3 को प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन 8 और 3 में से माइनस कर लेंगे अगर, तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर हम 8 और 3 को लेके चलें, एक एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। अब आप कहेंगे क्यों यहाँ पे माइनस क्यों नहीं, यहाँ पे माइनस प्लस क्यों ले लिया, ऐसे क्यों, तो देखो लाना क्या था +5, यानी कि बड़ा वाला प्लस होगा तभी यहाँ +5 आएगा। अगर हम ये माइनस कर दें 8 और ये प्लस कर दें तो ये बीच वाला फिर माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 8 आया, यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए तो फिर x प्लस 8 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका x माइनस 3 और x प्लस 8, ठीक है। x माइनस 3 और x प्लस 8 जो है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 10th वाला क्वेश्चन है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है, x प्लस 8 और x माइनस 3। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आज हमारा 10 क्वेश्चन का ये सेट। अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे थे, हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा लो नहीं रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर का पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पेपर जब भी आएगा तो मॉडरेट लेवल का आएगा, अब इजी टाइप से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो तैयारी वैसे ही करिए जो पूछा जाए, है ना, बहुत लो लेवल पढ़ने का मतलब नहीं है। तो तैयारी करते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।